नमस्कार, आप सभी का स्वागत डीडी न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं मुकुल शर्मा और आइए जल्दी से नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस से स्लोवाकिया के लिए हुए रवाना। पीएम स्लोवाकिया के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उद्योग जगत के प्रमुख प्रतिनिधियों से करेंगे मुलाकात। व्यापार, निवेश और रणनीतिक सहयोग पर होगी चर्चा। भारत फ्रांस के बीच द्विपक्षीय वार्ता से संबंधों में नई गति। द्विपक्षीय संबंधों में हुई प्रगति की हुई समीक्षा। रणनीतिक, आर्थिक और रक्षा सहयोग समेत कई अहम मुद्दों पर हुई चर्चा। फ्रांस के नीस में भारत इनोवेट्स 2026 का हुआ उद्घाटन। पीएम मोदी ने विश्वास, इनोवेशन और साझा विजन को बताया भारत फ्रांस रिश्तों की असली ताकत। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन बोले, भारत ग्लोबल इनोवेशन को दे रहा है नई दिशा। टीएमसी के बागी सांसदों का बड़ा फैसला। बाकी सांसदों ने नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी ऑफ इंडिया में विलय कर एनडीए का समर्थन देने की कही बात। वहीं अभिषेक बनर्जी की मांग, लोकसभा स्पीकर बागी गुटों को न दें मान्यता। महिला टी20 विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान को 64 रन से दी शिकस्त। दीप्ति शर्मा ने लिए 5 विकेट। और कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के लिए भारतीय टीम का ऐलान। 32 सदस्यीय एथलेटिक्स दल में नीरज चोपड़ा भी शामिल। अंतिम सूची में 22 पुरुष और 10 महिला एथलीट्स हुए शामिल। और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा को लेकर। प्रधानमंत्री फ्रांस से, आपको बता दें, स्लोवाकिया दौरे के लिए रवाना हो गए हैं। पीएम वहां शीर्ष नेतृत्व के साथ बैठक कर द्विपक्षीय सहयोग में हुई प्रगति की समीक्षा करेंगे। साथ ही सहयोग में विस्तार की संभावनाओं पर विचार विमर्श किया जाएगा। स्लोवाकिया की स्वतंत्रता के बाद किसी भारतीय पीएम की ये वहां की पहली यात्रा है। और इससे पहले अगर बात की जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन के बीच वार्ता के बाद द्विपक्षीय सहयोग से जुड़े बड़े फैसले हुए। दोनों देशों ने विभिन्न क्षेत्रों में संबंधों को नई ऊंचाई पर ले जाने पर सहमति जताई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की नीस में मुलाकात के दौरान द्विपक्षीय सहयोग में विस्तार पर सहमति बनी। दोनों नेताओं ने भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में हुई प्रगति की समीक्षा की। बैठक में कई बड़े निर्णय हुए। फैसला हुआ कि अगले 5 वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का लक्ष्य हासिल करने के लिए एक उच्च स्तरीय वार्षिक तंत्र गठित किया जाएगा। जो ट्रेडिशनल एरियाज रहे हैं द्विपक्षीय व्यापार में, चाहे वो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हो, चाहे इंजीनियरिंग गुड्स के क्षेत्र में हो, चाहे टेक्सटाइल्स के क्षेत्र में हो, तो उन चीज़ों पे तो बात आगे बढ़ेगी ही बढ़ेगी। लेकिन बाकी जिन विषयों की मैंने अभी चर्चा की है, जो रक्षा का क्षेत्र है या न्यूक्लियर का क्षेत्र है, स्पेस के क्षेत्र में हमने बातचीत नहीं की, लेकिन स्पेस का क्षेत्र भी एक बहुत बड़ा क्षेत्र है। और आज भारत इनोवेट्स के चलते बहुत सारी नई चीज़ों के बारे में मैं कहूँगा न सिर्फ फ्रांस की जनता को, लेकिन एक तरह से वैश्विक स्तर पे लोगों को पता चला है कि भारत में क्या क्या संभव है। पीएम और राष्ट्रपति मैक्रो की बैठक में भारत फ्रांस इनोवेशन रोड मैप 2030 तय किया गया। दोनों देश एआई गवर्नेंस पर केंद्रित साझा एआई वर्किंग ग्रुप स्थापित करेंगे। मोबिलिटी के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने का भी फैसला किया गया। प्राइम मिनिस्टर इन दिस कॉन्टेक्स्ट invited French universities to open campuses in India under the new education policy, and also welcomed President Macron's commitment to facilitating Indian students who are pursuing higher education here. बैठक में एरोनॉटिक्स और उससे जुड़े क्षेत्रों में कौशल विकास के लिए NSTI कानपुर में एक राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना, पेरिस हवाई अड्डे और नीस में UPI का विस्तार, 10 अतिरिक्त भारतीय स्टार्टअप्स के इंक्यूबेशन पर भी सहमति बनी। रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर बातचीत के दौरान मेक इन इंडिया पर जोर रहा। जो अंडरलाइंग थीम था वो यही था कि जिस भी डिफेंस प्लेटफॉर्म की हम बात करें, इस एक बात को हमें बेसिस लेके आगे बढ़ना होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा
लोकल कंटेंट हो, लोकल मैन्युफैक्चरिंग हो, और इसी तरह से जो हमारा सहयोग हो उसको इस चीज को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया जाए। पीएम और फ्रांस के राष्ट्रपति ने अहम अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर भी विचारों का आदान प्रदान किया। भारत और फ्रांस के रिश्तों में पिछले कुछ वर्षों में तेजी से प्रगति हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ्रांस यात्रा कूटनीति से आगे बढ़कर भविष्य की साझेदारी की यात्रा है। रक्षा से लेकर डीप टेक तक, स्टार्टअप से लेकर रणनीतिक सहयोग तक, भारत और फ्रांस दोनों देश 21वीं सदी की चुनौतियों और अवसरों के हिसाब से अपने संबंधों को आकार दे रहे हैं। फ्रांस के शहर नीस से कैमरामैन योगेश के साथ ममता चोपड़ा, डीडी न्यूज। और आपको बता दें, फ्रांस के शहर नीस में भारत इनोवेट्स 2026 का उद्घाटन हुआ। राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने कहा कि भारत ग्लोबल इनोवेशन को एक नई दिशा दिखा रहा है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत का डीएनए इनोवेशन है और वो समावेशी, मानव केंद्रित और वैश्विक हित के लिए काम कर रहा है। भारत इनोवेट्स is an invitation to the world to co-create the next global innovation with India. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने नीस में मुलाकात की। दोनों नेताओं की मौजूदगी में भारत इनोवेट्स 2026 का उद्घाटन हुआ। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत तकनीक के क्षेत्र में सिर्फ उपभोक्ता नहीं बल्कि कंट्रीब्यूटर बनकर उभरा है। भारत इनोवेट्स का आयोजन भारतीय नवाचार और नवोन्मेष की गति और तेज करेगा। भारत इनोवेट्स का ये मंच भारत के टैलेंट और यूरोपियन कैपिटल के बीच एक ब्रिज बन रहा है। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां भारत के यंग माइंड्स को यूरोपियन एक्सपर्टीज से जुड़ने का अवसर मिल रहा है। एक ऐसा भारत जो सॉल्यूशंस का कंज्यूमर नहीं, सॉल्यूशंस का कंट्रीब्यूटर बनकर के उभरा है। भारत इनोवेट्स में शामिल स्टार्टअप्स और उनकी तकनीक को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों ने देखा। आयोजन में कुल 120 स्टार्टअप्स हिस्सा ले रहे हैं। ये भारत के कुछ चुनिंदा स्टार्टअप्स हैं, जबकि भारत में फिलहाल 2 लाख स्टार्टअप्स काम कर रहे हैं। इस इकोसिस्टम के साथ भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। फ्रांस भारतीय इनोवेशन की यात्रा में एक अहम साझेदार है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ग्लोबल गुड ही भारतीय इनोवेशन का मंत्र है। भारत इनोवेट्स विद स्केल एंड स्पीड। भारत इनोवेट्स फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर and Bharat innovates for the whole world. Innovation और inclusion एक दूसरे के विरोधी नहीं है, बल्कि पूरक है। इसका मतलब है किसी भी इनोवेशन की महानता केवल उसके वैल्यूएशन में नहीं होती, उसकी महानता उसके ह्यूमन इम्पैक्ट में होती है। यही भारत इनोवेट्स की भावना है, यही भारत का दृष्टिकोण है। इनोवेशन इज इन इंडिया डीएनए। हजारों वर्षों से भारत ने अपने नॉलेज और इनोवेशन से दुनिया को नई दिशा दी है। प्रधानमंत्री ने एआई, क्वांटम, डीप टेक, फाइनेंस, रक्षा, पर्यटन, हेल्थ केयर और बायोटेक जैसे क्षेत्र में काम कर रही दिग्गज कंपनियों के सीईओ, प्रबंध निदेशकों और निवेशकों से मुलाकात की। भारत में स्टार्टअप की प्रगति, उनकी समस्याओं और निवेश को लेकर प्रधानमंत्री ने चर्चा की। साथ ही विश्वास दिलाया कि भारत में सुधारों की गति जो बीते 12 साल से चल रही है वो जारी रहेगी। वहीं फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों ने प्रधानमंत्री के नेतृत्व और उनके लंबे कार्यकाल की सराहना की और कहा कि भारत दुनिया को दिशा देने वाला देश बन चुका है। He is a
demonstrations in terms of strengths, innovation, but also in terms of implementations at the industrial level, and something that is very concrete. And this has to lead many countries of the world to see India how it's like today. Not only a country promising talents and delivering them, but it's not only a country full of contractors. No, absolutely not. It's a country of innovation and disrupting country in terms of technologies. इनोवेशन को लेकर प्रधानमंत्री ने स्पष्ट कहा कि ये पूरी तरह से मानव केंद्रित और वैश्विक हित में होना चाहिए। उन्होंने विश्वास दिलाया कि भारतीय इनोवेशन की यात्रा पेटेंट से इंक्यूबेशन तक, स्टार्टअप से पॉलिसी सपोर्ट तक सभी सतत भविष्य के लिए हैं। भारत इनोवेट्स के उद्घाटन के साथ ही अब ये इनोवेशन का संस्करण रफ्तार पकड़ रहा है, जहां एक ओर हमने देखा कि विभिन्न इन्वेस्टर्स, कॉर्पोरेट जगत के दिग्गज हमारे डीप टेक स्टार्टअप्स के साथ संवाद करते नजर आए, तो वहीं जहां एक और राष्ट्रपति मैक्रो ने भारत की इसी इनोवेशन की क्षमता को सामने रखा, इसको सराहा, तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी विश्व से जो आह्वान किया कि आइए भारत के साथ मिलकर वैश्विक समस्याओं के समाधान के लिए साथ आएं, सह विकास करें, सह अनुसंधान करें, ताकि वैश्विक चुनौतियों का समाधान हम मिलकर तलाश सकें, लॉन्ग टर्म कोलैबोरेशंस और पार्टनरशिप्स कर सकें। ये आह्वान इनोवेशन के लिए और विश्व के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। न्यूज़ से कैमरामैन योगेश के साथ ममता चोपड़ा, डीडी न्यूज़। और राष्ट्रपति मैक्रोन ने प्रधानमंत्री मोदी को उनके सफल सबसे लंबे कार्यकाल के लिए शुभकामना दी। उन्होंने कहा कि ये कार्यकाल भारत को सुदृढ़ बनाने की उनकी दृढ़ता दर्शा रहा है। Dear Prime Minister, I would like to congratulate you, of course, for being here, but also because a few days ago you've become the Prime Minister with the longest serving time since the independence of India. This long run says a lot about your determined action with the strength of your country and its wonderful assets and your leadership. So we are very proud to have you here. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस से स्लोवाकिया दौरे पर रवाना हो गए हैं। पीएम वहां स्लोवाकिया के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उद्योग जगत के प्रमुख प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे। भारत और स्लोवाकिया के बीच बढ़ते व्यापार, निवेश और रणनीतिक सहयोग के बीच ये दौरा बेहद ही अहम माना जा रहा है। भारत स्लोवाकिया के करीब 3 दशक पुराने कूटनीतिक संबंध अब नई संभावनाओं के दौर में प्रवेश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 14 से 16 जून तक स्लोवाकिया यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच व्यापार, तकनीक और निवेश के क्षेत्र में रिश्ते और भी प्रगाढ़ होंगे। 1993 में स्लोवाकिया की स्वतंत्रता के बाद ये किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा है। हालांकि अप्रैल 2025 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्लोवाकिया की यात्रा की थी। वहीं फरवरी 2026 में एआई इम्पैक्ट समिट के दौरान स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी ने भारत की यात्रा की थी। दोनों देशों को उम्मीद है कि इस यात्रा से स्लोवाकिया और भारत के द्विपक्षीय संबंध एक नए युग में प्रवेश करेंगे। काफ़ी आशाएं हैं हमें इस यात्रा से, क्योंकि ये हमारे जो संबंध हैं उनको एक नए लेवल पे ले जाएगी और उसके बाद जो हमारे अगले दशक की जो दिशा होगी वो इस यात्रा से हमें लगता है कि जो डिसीजंस इस यात्रा में होंगे उससे आगे की जो कुछ सालों की जो हमारे इंडिया स्लोवाकिया का संबंध किस दिशा में जा रहा है उस ये निर्धारित होगा। भारत ने 1993 में स्लोवाकिया को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता दी थी। लगातार मजबूत होते संबंध आज कूटनीति तक सीमित नहीं हैं, बल्कि व्यापार, शिक्षा, संस्कृति और तकनीकी में दोनों देशों का सहयोग बढ़ रहा है। वर्ष 2025 में द्विपक्षीय व्यापार 1.6 बिलियन यूरो के स्तर को पार कर गया। भारत फार्मास्यूटिकल्स, मोबाइल फोन और ऑटो कंपोनेंट्स का निर्यात करता है, जबकि स्लोवाकिया से ऑटोमोबाइल और मशीनरी का आयात भारत मुख्य रूप से करता है। इंडियन ऑटोमेकर्स के लिए काफ़ी यहाँ पर स्कोप बनता है, क्योंकि हमारा इंडिया में जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो काफ़ी कम है। इफ़ समहाउ लॉजिस्टिक्स इज टेकन केयर, तो मुझे लगता है कि इंडियन ऑटोमेकर्स कैन सक्सीड हियर क्वाइट वेल। स्लोवाकिया प्रति व्यक्ति वाहन उत्पादन के मामले में दुनिया के शीर्ष देशों में शामिल है। इसे दुनिया की कार निर्माण राजधानी भी कहा जाता है। यही वजह है कि भारतीय ऑटो कंपोनेंट कंपनियों और स्लोवाकियाई वाहन निर्माताओं के बीच सहयोग की संभावनाएं तेजी से बढ़ रही हैं।
व्यापार के साथ साथ लोगों के बीच बढ़ता योग, शिक्षा और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का सहयोग द्विपक्षीय रिश्तों के लिए सकारात्मक माहौल तैयार कर रहा है। There are relations between India and all kinds of European countries, and I think it's a big honor for Slovakia that the Indian Prime Minister is visiting. भविष्य में IT, AI, हरित ऊर्जा और विनिर्माण जैसे क्षेत्रों में सहयोग की नई संभावनाएं आकार ले रही हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री की ये यात्रा केवल एक राजनयिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि भारत और स्लोवाकिया के बीच भविष्य की आर्थिक और रणनीतिक साझेदारी की मजबूत नींव रखने वाली यात्रा मानी जा रही है। स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भव्य स्वागत की तैयारी चल रही है। ये यात्रा न सिर्फ ऐतिहासिक रहने वाली है, बल्कि इस यात्रा से भारत और स्लोवाकिया के बीच में व्यापार, शिक्षा, सांस्कृतिक संबंधों और दूसरे क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच में संबंधों का एक नया अध्याय लिखे जाने की पूरी उम्मीद की जा रही है। कैमरामैन शुभम शर्मा के साथ मैं चंद्रशेखर जोशी, ब्रातिस्लावा से डीडी न्यूज के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 से 16 जून तक यूरोपीय देश स्लोवाकिया का दौरा कर रहे हैं। 1993 में स्लोवाकिया की स्वतंत्रता के बाद ये किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की स्लोवाकिया की पहली यात्रा है। पीएम मोदी के नेतृत्व में दोनों देशों के संबंधों में काफी प्रगति देखने को मिली है। आखिर क्यों है भारत और स्लोवाकिया के रिश्ते इतने खास, आइए जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अनेक देशों के साथ भारत के संबंधों को नई ऊर्जा दी है। पीएम मोदी के प्रयासों के चलते कई देशों के साथ विभिन्न क्षेत्रों में भारत का सहयोग मजबूत हुआ है। इसी कड़ी में बीते कुछ वर्षों में यूरोपीय देश स्लोवाकिया के साथ भी भारत के रिश्तों में लगातार प्रगति देखने को मिली है। इस दौरान दोनों देशों के बीच उच्च स्तरीय बातचीत के अलावा व्यापार और तकनीक समेत विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग के नए द्वार खुले हैं। अब प्रधानमंत्री मोदी 14 से 16 जून तक स्लोवाकिया की यात्रा कर रहे हैं। ये 1993 में स्लोवाक गणराज्य की स्वतंत्रता के बाद किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री का पहला दौरा है। इससे पहले अप्रैल 2025 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्लोवाकिया की यात्रा की थी, जिससे विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को नया बल मिला। इसके बाद फरवरी 2026 में एआई इम्पैक्ट समिट के दौरान स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी भी भारत आए थे। वहीं 2022 में रूस यूक्रेन संघर्ष के दौरान यूक्रेन से भारतीय छात्रों को निकालने में स्लोवाकिया ने भी अहम सहयोग दिया था। ऑपरेशन गंगा के तहत स्लोवाकिया के रास्ते 1100 से अधिक भारतीयों को निकाला गया। दोनों देशों के बीच मजबूत होते रिश्तों का असर व्यापार में भी साफ देखने को मिल रहा है। स्लोवाक सांख्यिकी कार्यालय के आंकड़ों के अनुसार 2024 में भारत स्लोवाकिया द्विपक्षीय व्यापार $1 अरब को पार करते हुए रिकॉर्ड $1.3 अरब दर्ज किया गया। वहीं 2025 में ये और बढ़कर $1.8 अरब तक पहुंच गया। इसमें भारत ने स्लोवाकिया को $1.5 अरब का निर्यात और स्लोवाकिया से $28.4 करोड़ का आयात किया। व्यापार के अलावा राजनयिक स्तर पर भी स्लोवाकिया भारतीय हितों के पक्ष में खड़ा रहा है। स्लोवाकिया संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन करता रहा है। साथ ही स्लोवाकिया ने 2025 के पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा करते हुए भारत के साथ एकजुटता दिखाई थी। दोनों देशों के बीच लगातार बढ़ता सहयोग विभिन्न क्षेत्रों में साझेदारी का रूप ले रहा है। रक्षा क्षेत्र में स्लोवाकिया की हथियार बनाने वाली कंपनी ग्रैंड पावर कोयम्बटूर के पास अपनी एक सहायक कंपनी स्थापित करने की प्रक्रिया में है। वहीं सितंबर 2023 में भारत और स्लोवाकिया ने परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में तकनीकी जानकारी के आदान प्रदान पर एक MOU पर हस्ताक्षर किए थे। जून 2017 में भारत ने स्लोवाकिया की पहली सैटेलाइट SK-Cube को भी लॉन्च किया था। साथ ही भारत और स्लोवाकिया के बीच साइबर सुरक्षा और डिजिटल समेत अन्य उभरती हुई तकनीकों में सहयोग पर भी चर्चा चल रही है। वहीं स्लोवाकिया के नित्रा शहर में टाटा मोटर्स के जगुआर लैंड रोवर का प्लांट होने के अलावा TCS और कई अन्य भारतीय कंपनियां वहां सक्रिय हैं। साथ ही स्लोवाकिया में करीब 11,000 भारतीय प्रवासी भी रहते हैं। स्लोवाकिया में योग, आयुर्वेद और भारतीय व्यंजनों की लोकप्रियता भी लगातार बढ़ रही है।
इसके अलावा स्लोवाकिया ने भारत EU मुक्त व्यापार समझौते को अंतिम रूप दिए जाने का खुलकर स्वागत किया है, जिसके बाद अब प्रधानमंत्री मोदी के स्लोवाकिया के इस ऐतिहासिक दौरे से व्यापार, निवेश, ऑटोमोबाइल और रेलवे मैन्युफैक्चरिंग जैसे कई क्षेत्रों में परस्पर सहयोग की नई इबारत लिखी जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर बाद स्लोवाकिया पहुंचेंगे। ब्रातिस्लावा में भारतीय समुदाय के लोग पीएम की यात्रा को लेकर बेहद उत्साहित हैं। इन लोगों से बात की हमारे संवाददाता चंद्रशेखर जोशी ने। कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा पहुंचने वाले हैं और यहां पर काफी संख्या में भारतीय समुदाय के लोग जुटे हुए हैं प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए। आइए इनसे बातचीत करते हैं, कितने उत्साहित ये लोग हैं। हम बहुत एक्साइटेड है कि हमारे पीएम मोदी यहाँ पर आ रहे हैं और मैं यहाँ पे अराउंड 8-9 इयर्स से रह रही हूँ। सो इट्स गोइंग टू बी लाइक अ डेकेड दैट आवर प्राइम मिनिस्टर इज गोइंग टू बी ओवर हियर. So it's very honored that we have this opportunity to meet him. It's a huge, I would say, experience, and we are very glad that we are able to experience it here. Prime Minister of India is visiting Slovakia first time in the 35 years, so it's like we are very kind of excited. This is my first time from Slovakia. I will see my Prime Minister, you know. कैमरामैन विनय तिवारी के साथ मैं चंद्रशेखर जोशी, DD न्यूज के लिए स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा से। तो यहाँ पर जो लोग हैं ब्रातिस्लावा में काफ़ी उत्साहित नज़र आ रहे हैं और जब प्रधानमंत्री पहुँचेंगे तो जाहिर तौर पर जो उत्साह है और दोगुना हमें यहाँ नज़र आएगा। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें, पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के भीतर जारी राजनीतिक उठापटक अब दिल्ली में भी देखने को मिल रही है। टीएमसी के कई बागी सांसदों ने केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के घर पर बैठक के बाद लोकसभा अध्यक्ष से मुलाकात कर लोकसभा में अलग से बैठने की मांग की। साथ ही नेशनल सिटीजन पार्टी ऑफ इंडिया में विलय की भी बात कही है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस की करारी हार के बाद पार्टी में कलह लगातार बढ़ता ही जा रहा है। कई विधायकों ने ममता बनर्जी से बगावत कर अलग गुट बना लिया है, तो वहीं कई सांसदों ने भी अपना अलग रास्ता खोजना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में तृणमूल कांग्रेस के कई बागी सांसद केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के घर पहुंचे और बैठक की। वहीं बागी सांसदों ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात कर लोकसभा में अलग से बैठने के लिए इंतजाम और नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी में विलय की बात कही। हम लोग AITC से चुने हुए 20 सांसद स्पीकर साहब से मिलकर बैठने का चिट्ठी दिया और ये 20 सांसद जो हमारे कुल मिला के जितने हैं उसमें से 2/3 से ज्यादा है। हम ये जो जुट अभी नेशनलिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से। इस बीच तृणमूल के बागी गुट को मान्यता न दिए जाने की मांग करते हुए तृणमूल सांसद और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखा है। इस पत्र को तृणमूल कांग्रेस सांसद कीर्ति आजाद और सागरिका घोष ने लोकसभा अध्यक्ष को सौंपा। हालांकि तृणमूल कांग्रेस के भीतर जारी उठापटक पर भाजपा का कहना है कि ये उनकी पार्टी का आंतरिक मामला है। टीएमसी के बागी सांसदों का काफिला जो है वो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के निवास पर पहुंचा है और सांसदों की इसके पहले मुलाकात जो है केंद्रीय मंत्री और बंगाल प्रभारी भूपेंद्र यादव से हुई और उसके बाद जो है सांसदों का काफिला यहाँ पर अंदर पहुंचा है और जो बागी सांसद है वो एक एक करके गाड़ियों में यहाँ पर अंदर गए हैं। अब कौन किसको सपोर्ट कर रहा है वो हमारा मामला नहीं, उनके मामला है। पार्लियामेंट में जैसे बैठेंगे स्पीकर के पास जाएंगे, उनको जो ठीक लगेगा बोलेंगे। तृणमूल को देखने का हमको जरूरत नहीं है, कौन आया कौन गया हमको देखने का जरूरत नहीं है, लेकिन तृणमूल कांग्रेस पार्टी नहीं रहेगा ये तो हम लोग को भी देख पा रहा हूँ। 22 में ले, 29 में ले, 40 में ले, ये उन लोगों का विषय है, ये हमारा कोई विषय नहीं है। तृणमूल का इंटरनल बात है। इतना दिनों से जो तृणमूल जैसे तरीके से चल रहे थे, अभी हारने के बाद सबको लगा कि अभी बोलना चाहिए, अभी उससे दूर होना चाहिए, तो ये हो रहा है। वहीं पश्चिम बंगाल के चर्चित
सिग्नेचर फॉर्जरी यानी कथित फर्जी हस्ताक्षर मामले में तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी एक बार फिर पूछताछ के लिए कोलकाता के भवानी भवन पहुंचे। शुक्रवार को उनसे करीब 5.5 घंटे तक पूछताछ हुई थी। जांच कर रही सीआईडी अब इस मामले में अलग अलग नेताओं के बयानों का मिलान कर रही है। इसी सिलसिले में तृणमूल नेता कुणाल घोष से सीआईडी दफ्तर में पूछताछ हुई। मामला विधानसभा से जुड़े एक विवादित पत्र में कथित तौर पर विधायकों के फर्जी हस्ताक्षरों के आरोपों से जुड़ा है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने अभिषेक बनर्जी को जांच में सहयोग करने का निर्देश दिया है, जबकि उन्हें फिलहाल गिरफ्तारी से अंतरिम राहत भी मिली हुई है। तृणमूल कांग्रेस के अंदर से ही एलिगेशन आया कि हमारे सिग्नेचर को फेक किया गया, तो स्वाभाविक है उसका इंक्वायरी होगा। इन दोनों एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछाल रहे थे, अब सीआईडी के सामने दोनों बैठेंगे तो सब बाहर आ जाएगा। जब सत्ता में था तृणमूल कांग्रेस का नेता अभिषेक बनर्जी और बाकी बहुत सारे नेता तृणमूल का, कभी कोयला चोरी किया है, कभी नौकरी चोरी किया है, युवाओं को बेरोजगार कर दिया नौकरी चोरी करके, फिर कभी रेशन का चाल डाल चोरी कर लिया था, कभी ऐसे बहुत बार कुछ ना कुछ चोरी करते रह गए। तृणमूल कांग्रेस में विधानसभा में हार के बाद कई स्तरों पर टूट और फूट नजर आ रही है। विधायकों और सांसदों में काफी ज्यादा गुस्सा पार्टी नेतृत्व को लेकर है, जो उभर कर सबके सामने आ रहा है। ब्यूरो इनपुट के साथ सौरभ दत्ता और अजीत द्विवेदी की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और वहीं टीएमसी सांसद काकोली घोष दस्तीदार के बेटे बैद्यनाथ घोष दस्तीदार ने ममता बनर्जी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बैद्यनाथ घोष ने पार्टी की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए दावा किया है कि आरजीकर मामले में उनकी मां द्वारा किए गए एक सोशल मीडिया पोस्ट को आईपैक ने हटा दिया था। बैद्यनाथ घोष ने यह भी आरोप लगाया कि आरजीकर मामले में की गई उनकी एक फेसबुक पोस्ट को हटाने के लिए भी दबाव बनाया गया था। उनके यहाँ तक अगर बात की जाए, उन्होंने ये कहा कि यदि फॉरेंसिक ऑडिट कराया जाए तो सोशल मीडिया गतिविधियों और संबंधित कॉल रिकॉर्ड्स के जरिए तथ्यों की पुष्टि की जा सकती है। मेरी मां ने ट्वीट की थी प्रोटेस्ट करके, आईपैक ने वो ट्वीट हटा दी। ठीक है, आप ट्विटर, ये तो ट्विटर में आपको मिल जाएगा, अगर एक फोरेंसिक ऑडिट होती है तो ट्विटर में मिल जाएगा। मैंने फेसबुक पे एक पोस्ट दिया कि द प्रिंसिपल शुड रिजाइन, द एमएसवी शुड बी सैक्ड। फिर एसपी दास ने माँ का फ़ोन किया, कहा कि बोलो उसको हटाने को, तो मेरे माँ का तो फ़ोन है, आप कॉल रिकॉर्ड चेक कीजिए कि कुछ लोग भ्रष्टाचार करेंगे, क्राइम करेंगे, और पुलिस जिसका काम है भ्रष्टाचार के खिलाफ काम करना, वो भ्रष्टाचारी और क्रिमिनल को अरेस्ट ना करके जो विक्टिम है उनको डराती थी। किस तरह की सरकार चल रही थी। मेरे माँ ने प्रोटेस्ट किया, मैंने इंटरनली माँ ने कई लोगों से बात की, और मैंने तो पब्लिकली प्रोटेस्ट किया, मैं दिखा सकता हूँ। बेंगलुरु में विकसित भारत के कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि लोकसभा में उनके भाषणों में अक्सर देश की उपलब्धियों को कमतर आंकने और निराशा का माहौल बनाने की कोशिश दिखाई देती है। विकसित भारत कार्यक्रम में संबोधित करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि भारत के सामने किसी तरह की आर्थिक आपदा नहीं खड़ी है। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ अपने रिपोर्ट्स में लगातार भारत को दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई प्रमुख अर्थव्यवस्था बता रहा है। The Congress's leader of opposition speaks in the Lok Sabha. It is with a sense of decrying everything, undermining the achievements of the people of India, thinking that he is undermining Prime Minister Modi or the central government. It is undermining the people of India, constantly saying, you know, everything is going to crumble. In the next few weeks we will see it. There is a big disaster awaiting. There is no disaster awaiting India. काशी हिंदू विश्वविद्यालय के स्वतंत्रता भवन में विज्ञान भारती का 7वां राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसका उद्घाटन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। यह संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ा हुआ माना जाता है। कार्यक्रम में देश के कई प्रमुख वैज्ञानिक, शिक्षाविद और शोधकर्ता शामिल हुए। इसके साथ ही आरएसएस के कई वरिष्ठ पदाधिकारी भी इस आयोजन में उपस्थित रहे। इस सम्मेलन में पूरे देश से लगभग 1200 प्रतिभागियों ने भाग लिया। इसमें वैज्ञानिक सोच, शिक्षा, अनुसंधान और समाज में विज्ञान के उपयोग जैसे विषयों पर चर्चा की गई। समाज के हर व्यक्ति तक सरल रूप में पहुंचाना और उसे आध्यात्मिक सोच से जोड़ना इस संगठन का उद्देश्य है। कार्यक्रम में आए कुछ प्रतिभागियों ने बताया कि ऐसे आयोजनों से युवाओं को विज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। इससे उन्हें नए विचार सीखने और समाज के लिए उपयोगी बनने का अवसर मिलता है।
विज्ञान भारती के राष्ट्रीय महामंत्री शिव कुमार शर्मा ने बताया कि इस कार्यक्रम का आयोजन काशी में इसलिए किया गया ताकि विज्ञान और आध्यात्म को एक साथ जोड़कर देखा जा सके। हम लोगों का जो उद्देश्य है, 3 प्रकार के विषयों को लेकर के हम समाज के बीच में जा रहे हैं। आज के समय की जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो एनर्जी को लेकर के है। इस नाते से नेट जीरो फॉर विकसित भारत, ये इस दृष्टि को लेकर जा रहे हैं। पूरे समाज में स्वास्थ्य को लेकर के बड़ी समस्याएं बनी हुई हैं, विशेष करके यंगस्टर्स के बीच में जंक फूड को लेकर के समस्या है। तो हेल्थ के इश्यूज को लेकर के हम विज्ञान के जगत के आधार पर समाज के बीच में जा रहे हैं। और तीसरा जो विषय है, ये पूरे देश के समाज के आधार पर विचार करने वाले जो पक्ष है वो एआई आधारित है। तो एआई एंड एथिक्स, इन 3 प्रकार के विषयों को लेकर के हम समाज के बीच में जाने वाले हैं। और इस 2 दिन के अंदर इन तीनों विषयों पर बहुत विचार विमर्श हुआ है, मंथन हुआ है। के साथ मैं 2 साल से जुड़ी हुई हूँ। अभी यहाँ पे मेरे को कॉन्फ्रेंस वगैरह मतलब सबसे मिलके अच्छा लगा। लाइक इंडियन नॉलेज सिस्टम को हम मतलब न्यूज़ के साथ कैसे जोड़ सकते हैं, हम रिसर्च के फैक्टर में क्या कर सकते हैं, उन सब के बारे में ऐसे ज़्यादा जानकारी मिली। अयोध्या के राम मंदिर में दान पात्रों से कथित धनराशि चोरी के मामले ने सियासी हलकों में हलचल बढ़ा दी है। उत्तर प्रदेश सरकार ने मामले की जांच के लिए 3 सदस्यीय विशेष जांच दल यानी एसआईटी का गठन किया है। सरकार का कहना है कि अगर जांच में किसी भी स्तर पर गड़बड़ी सामने आती है तो दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। वहीं बीजेपी नेताओं ने एसआईटी की जांच पर भरोसा जताते हुए कहा कि पूरी सच्चाई सामने आएगी। अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि मंदिर में दान पात्रों से कथित धनराशि चोरी के मामले ने राजनीतिक और प्रशासनिक स्तर पर हलचल तेज कर दी है। मामले की गंभीरता को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने त्वरित कार्रवाई करते हुए विशेष जांच दल यानी कि एसआईटी का भी गठन कर दिया है। सरकार का कहना है कि श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़े इस संवेदनशील मामले में किसी भी तरह की लापरवाही या अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी और जांच पूरी तरह निष्पक्ष एवं पारदर्शी तरीके से कराई जाएगी। सरकार ने साफ कर दिया है कि जांच में जो भी व्यक्ति दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कानून के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी और किसी भी स्तर पर किसी को संरक्षण नहीं दिया जाएगा। राम मंदिर का जो ट्रस्ट है, इस ट्रस्ट में ट्रस्ट के माध्यम से पूरे देश भर से दुनिया भर से पैसा आया था और उससे राम मंदिर बना है। हिंदू समाज का एक बहुत बड़ा श्रद्धालु ये विषय था। योगी आदित्यनाथ जी ने एसआईटी स्थापित की है और इसकी पूरी जांच होगी और जो दोषी होगी उनके ऊपर कार्रवाई होगी। जो भी विवाद है, मैं सोचता हूँ ये श्री राम जन्मभूमि मंदिर ट्रस्ट का आंतरिक जो भी प्रकरण होगा वो है और वो पारदर्शी तरीके से लोग समर्पित भाव से काम कर रहे हैं। जो भी होगा, अब एसआईटी का गठन हो चुका है। क्या गलत है क्या सही है वो तो दूध का दूध पानी का पानी आएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व वाली जो एनडीए सरकार है और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व वाली जो एनडीए सरकार है वो किसी भी ऐसी घटना का संज्ञान लेते हुए कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने का मादा रखती है। एसआईटी का रिपोर्ट आने दीजिए, अगर कोई दोषी है तो उसके बाद कड़ी कार्रवाई। राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने राज्य सरकार की त्वरित कार्रवाई की सराहना की। उन्होंने कहा कि 24 घंटे से भी कम समय में एसआईटी का गठन कर सरकार ने अपनी गंभीरता दिखाई है। 7 दिनों में प्रारंभिक और 15 दिनों में अंतिम रिपोर्ट आने के बाद आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। राज्य सरकार जब इस गति से निर्णय ले रही है, 7 दिन में प्रारंभिक रिपोर्ट, 15 दिन में अंतिम रिपोर्ट, तो निश्चित रूप से कमेटी संस्तुति करेगी और उसको हम समझते हैं कि ट्रस्ट के में तो उसके बाद चर्चा होगी ही और जो भी कमेटी की संस्तुति होगी उसका कार्यान्वयन होगा। श्री राम जन्मभूमि मंदिर के दान पात्रों से कथित धनराशि चोरी के मामले की जांच के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने जांच की कमान सूबे के सबसे अनुभवी और सख्त अधिकारियों के हाथों में सौंपी है। एसआईटी में लखनऊ के मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत, आईजी रेंज किरण एस और विशेष सचिव वित्त नील रतन को शामिल किया गया है। एसआईटी 7 दिनों के भीतर अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट और 15 दिन में अंतिम रिपोर्ट सौंपेगी। दान पात्रों से धनराशि चोरी के कथित मामले को लेकर सोशल मीडिया पर चर्चाओं और राजनीतिक बयानबाजी के बीच श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने विशेष जांच की मांग की थी। अब एसआईटी की जांच पर सभी की निगाहें टिकी हैं, जिससे पूरे मामले की सच्चाई सामने आने की उम्मीद जताई जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और वहीं केरल के प्रसिद्ध सबरीमाला मंदिर में सोने की कथित चोरी के मामले की जांच एसआईटी कर रही है। आज मंदिर की कुछ महत्वपूर्ण कलाकृतियों को वैज्ञानिक जांच के लिए खोलने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। ये जांच का अंतिम चरण है, जिसके बाद एसआईटी अदालत में अपनी
चार्जशीट दाखिल कर सकती है। यह कार्रवाई केरल हाईकोर्ट के 8 जून के आदेश के बाद शुरू की गई है। अदालत ने एसआईटी को अनुमति दी थी कि वे मंदिर की कुछ संरचनाओं को खोलकर वैज्ञानिक तरीके से उनकी जांच कर सकें, ताकि मामले की सच्चाई पूरी तरह सामने आ सके। एसआईटी ने अदालत को बताया कि मंदिर के गर्भगृह के अंदर कुछ नमूने ले लिए गए हैं, लेकिन अभी कुछ प्लेट्स की जांच तकनीकी और व्यवहारिक कारणों से पूरी नहीं हो पाई है। अब हाईकोर्ट ने स्पष्ट आदेश दिया है कि एसआईटी इन हिस्सों को खोलकर विशेषज्ञों की मदद से नमूने इकट्ठे करे और उन्हें आगे की लैब जांच के लिए भेजे। अदालत ने कहा है कि ये प्रक्रिया मामले की सच्चाई तक पहुंचने के लिए ज़रूरी है। सबरीमाला मामले की जांच अब अपने अंतिम चरण और निर्णायक चरण में पहुंच गई है, जहां वैज्ञानिक सबूतों के आधार पर पूरी सच्चाई सामने आने की उम्मीद है। बात करते हैं महाराष्ट्र की, जहां सोलापुर जिले में श्रद्धालु से भरी एक पिकअप वैन के अनियंत्रित होकर कुएं में गिरने से 8 लोगों की मौत हो गई, जबकि 7 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। यह हादसा सोलापुर जिले के मलश्रियस तालुका के तंदुलवाड़ी गांव के पास महासवड़ पंढरपुर रोड पर हुआ। सभी यात्री पंढरपुर तालुका के रंजनी गांव के निवासी बताए जा रहे हैं। पिकअप वैन में सवार सभी श्रद्धालु सिद्धनाथ मंदिर में दर्शन कर अपने गांव लौट रहे थे, तभी ये हादसा हुआ। दुर्घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय प्रशासन, पुलिस और बचाव दल मौके पर पहुंचे और राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया गया। घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में सड़क हादसे को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गहरा दुख जताया है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक्स हैंडल पर लिखा है, महाराष्ट्र के सोलापुर ग्रामीण इलाके में एक दुखद हादसे में हुई मौतों से मुझे गहरा दुख हुआ है। दुख की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं पीड़ित परिवारों के साथ हैं। घायलों के जल्द ठीक होने की कामना करता हूं। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी। साथ ही घायलों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। मुनव्वम भूमि विवाद के बीच केंद्र सरकार ने केरल वक्फ बोर्ड को एक नोटिस जारी किया है। केंद्र ने बोर्ड से उस प्रक्रिया पर स्पष्टीकरण मांगा है जिसके तहत विवादित मुनव्वम भूमि को वक्फ संपत्तियों के केंद्रीकृत डिजिटल रजिस्ट्री पोर्टल उम्मीद पर अपलोड किया गया है। केंद्र सरकार ने बोर्ड को 5 दिनों के भीतर जवाब देने का निर्देश दिया है। ये नोटिस एर्नाकुलम जिले के मुनव्वम में लगभग 404 एकड़ विवादित भूमि को पोर्टल पर शामिल किए जाने के खिलाफ मिली शिकायतों के बाद जारी हुआ है। रिपोर्ट्स के अनुसार पिछले महीने बोर्ड ने अपनी विशेष शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए इस जमीन को रजिस्ट्री में दर्ज किया था। केंद्र सरकार के इस नोटिस पर प्रतिक्रिया देते हुए केरल वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष KS हमचा ने कहा कि बोर्ड इस मामले पर अपनी आगामी बैठक के बाद जवाब देगा। बोर्ड की ये बैठक 16 जून को निर्धारित है। और आइए बात कर लेते हैं योग की भी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 से पहले मुंबई में इजराइल के कॉन्सुलेट जनरल ने एक खास योग सेशन आयोजित किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य योग के माध्यम से शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य के महत्व को रेखांकित करना था। डीडी न्यूज से बात करते हुए मुंबई में इजराइल के कॉन्सुलेट जनरल यानी रेवाच ने कहा कि योग ने उनके जीवन पर सकारात्मक प्रभाव डाला है और लंबे समय से चली आ रही स्वास्थ्य समस्याओं से उबरने में मदद की है। उन्होंने योग को अपनी दैनिक वेलनेस रूटीन का अहम हिस्सा बताया। उन्होंने भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की सराहना करते हुए कहा कि योग आज पूरी दुनिया में स्वास्थ्य, संतुलन और बेहतर जीवन शैली का प्रभावी माध्यम बन चुका है। इस विशेष योग सत्र में राजनयिक समुदाय के सदस्य, वेलनेस प्रेमी और अनेक विशिष्ट अतिथि शामिल हुए। कार्यक्रम का उद्देश्य स्वास्थ्य, मानसिक संतुलन और समग्र कल्याण के प्रति जागरूकता बढ़ाना था। योग सत्र के साथ साथ मेडिटेशन और साउंड हीलिंग थेरेपी का भी आयोजन किया गया। हमें बहुत ज़्यादा गर्व है अपने देश पे और इस बात का भी बहुत गर्व है कि इजरायली हमें कितना सपोर्ट कर रहे हैं और जिस तरीके का हमारा खान पान है, जैसे कि मिलेट हो, ज्वार हो, बाजरा हो, नचनी हो, रागी हो। हमारी कंट्री में इतने लोग हैं ना, इट्स लाइक यूरोप इज़ द स्मॉल एंड दे हैव सो मेनी कंट्रीज,
बट इंडिया इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री एंड इतने स्टेट्स और इतनी कॉम्प्लेक्सिटीज़, इतने ब्यूटीफुल कल्चर, मैं क्या ही बोलूँ। हर एक का खाना, गुजराती जाओ वहाँ का अलग खाना, कढ़ी में भी थोड़ी सी चीनी डालते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि जो आजकल के नए फैड्स बोलते हैं चीनी मत खाओ, मैं नहीं मानती। थोड़ा सब कुछ इम्पॉर्टेंट है। इट्स वेरी गुड फॉर योर हार्ट करेंट। People admire India and they admire yoga, and I think this is one of the beautiful things, that it's not only that government and government are working together, but people to people. And we understand how beautiful is yoga and how important is yoga to take a deep breath, to relax from everything that's happening outside. Something that is really important for the soul, that something that will actually help us to grow from inside, something that will help us to be more relaxed and to be a better person. And this is the gift from India for the Yoga International Day. राजधानी दिल्ली में यमुना को साफ, सुंदर और प्रदूषण मुक्त बनाने की दिशा में एक बड़ा अभियान शुरू किया गया। दिल्ली सरकार के मां यमुना तट स्वच्छता अभियान के तहत राजधानी के 28 घाटों पर एक साथ सफाई अभियान चलाया गया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, मंत्री, सांसद, विधायक और हजारों स्वयंसेवकों ने घाटों पर पहुंचकर श्रमदान किया। और खास बात यह रही कि ये सिर्फ सफाई अभियान नहीं, बल्कि यमुना को लेकर सरकार के संकल्प और राजनीतिक संदेश का भी बड़ा मंच बना। दिल्ली की पहचान और करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़ी मां यमुना के तट आज सुबह एक अलग ही तस्वीर पेश कर रहे थे। कहीं झाड़ू लग रही थी, कहीं कूड़ा हटाया जा रहा था, तो कहीं स्वयंसेवक घाटों की सफाई में जुटे नजर आए। राजधानी के 28 घाटों पर एक साथ शुरू हुए इस महाअभियान में बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता गीता कॉलोनी स्थित दशमेश घाट पहुंची और खुद सफाई अभियान में शामिल होकर लोगों से यमुना को स्वच्छ रखने का आह्वान किया। ये स्वच्छता अभियान लगातार चलने वाला है। मैं स्वयं समय समय पे आप सबको आमंत्रित करती रहूंगी। सरकार पूरी मुस्तैदी से अपना काम करेगी और हम सभी नागरिक जो मां यमुना के बालक हैं, हम सब भी अपनी जिम्मेवारी निभाएंगे। सरकार इस अभियान को सिर्फ एक दिन की गतिविधि नहीं, बल्कि जनभागीदारी से जुड़ा एक जन आंदोलन बनाने की कोशिश में है। यही वजह रही कि दिल्ली सरकार के मंत्री, सांसद, विधायक और विधानसभा अध्यक्ष भी अलग अलग घाटों पर सफाई अभियान में शामिल हुए। मंत्री परवेश वर्मा और विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि यमुना को निर्मल और अविरल बनाना दिल्ली सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है और इसके लिए लगातार काम किया जाएगा। इसको साफ करेंगे तो दिल्ली का पर्यावरण भी ठीक होगा और लोगों को एक अच्छा स्थान मिलेगा, पूरा सौंदर्यीकरण होगा, रिवर फ्रंट बनेगा और आपको 3 साल के बाद में यमुना में जमीन आसमान का फर्क दिखाई देगा। इसको एक जन आंदोलन का एक स्वरूप देने की आवश्यकता है और इस संकल्प के साथ कि यमुना का गौरव फिर से लौटेगा। राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने यमुना की बदहाल स्थिति के लिए पिछली सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा। पिछले 10 साल में जब तक अरविंद केजरीवाल जी की सरकार थी, यमुना बिल्कुल बद से बदतर होती चली गई और ऐसा हाल कर दिया इन्होंने कि बिल्कुल नाला बना दिया है। तो अब 1 साल में हम लोग काम करने की कोशिश कर रहे हैं, इसको ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि दिल्ली सरकार अब इस काम को युद्ध स्तर के साथ कर ही रही है और इसे ठीक करके दिखाएगी। यमुना सिर्फ एक नदी नहीं, बल्कि दिल्ली की जीवन रेखा और करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है। यही वजह है कि दिल्ली सरकार इस अभियान को यमुना पुनर्जीवन की दिशा में एक बड़ी शुरुआत बता रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें, सोशल मीडिया पोस्ट में दावा किया जा रहा है कि केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू और केंद्रीय विधि एवं न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल न्यायाधीशों के साथ लंदन दौरे पर हैं और वहां बैडमिंटन कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं। पीआईबी फैक्ट चेक ने इस दावे को पूरी तरह खारिज करते हुए बताया कि केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू और केंद्रीय विधि एवं न्याय राज्य मंत्री की वायरल की जा रही तस्वीरें लंदन की नहीं है। ये तस्वीरें नवंबर 2025 में नई दिल्ली स्थित त्यागराज स्टेडियम में आयोजित एक बैडमिंटन कार्यक्रम के दौरान ली गई थी। पीआईबी ने लोगों से अपील की है कि वे भ्रामक सूचनाओं को साझा करने से बचें और केवल आधिकारिक स्रोतों से प्राप्त जानकारी पर ही भरोसा करें। भारतीय नौसेना का प्रशिक्षण पोत आईएनएस शारदा अपने सफल कोलंबो दौरे के बाद श्रीलंका से रवाना हुआ। दौरे के दौरान भारतीय और श्रीलंकाई नौसेनाओं के बीच प्रशिक्षण, पेशेवर आदान प्रदान और मैत्रीपूर्ण खेल गतिविधियां आयोजित की गईं।
क्षमता निर्माण कार्यक्रमों के तहत श्रीलंकाई नौसेना कर्मियों के उनको छोटे हथियारों के संचालन, अग्निशमन, प्राथमिक चिकित्सा और बचाव प्रक्रियाओं का प्रशिक्षण दिया गया। यह दौरा दोनों देशों के बीच समुद्री सहयोग, क्षेत्रीय सुरक्षा और महासागर दृष्टि के प्रति साझा प्रतिबद्धता को और मजबूत करने वाला रहा। ओमान के तट के निकट भारतीय ध्वज वाले मैकेनाइज्ड सेलिंग वेसल विराट 1 के इंजन में खराबी आने के बाद समुद्र में फंसे चालक दल के सदस्यों को सुरक्षित निकालने के लिए बचाव अभियान चलाया गया। ओमान के अधिकारियों और आसपास मौजूद जहाज़ों के सहयोग से चलाए गए इस अभियान में अब तक 14 में से 11 क्रू सदस्यों को सुरक्षित बचा लिया गया है। ये जानकारी ओमान स्थित भारतीय दूतावास ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स में देते हुए लिखा कि समुद्र में चल रहे एक अच्छी तरह से समन्वित बचाव अभियान में MSC विराट 1 के 14 क्रू सदस्यों में से 11 को बचा लिया गया है और MV जबल अली 9 पर ले जाया गया है। बाकी सदस्यों का बचाव अभियान जल्द ही पूरा किया जाएगा। अमेरिका और ईरान के बीच दशकों पुराने तनाव में अब नया मोड़ दिख रहा है। दोनों देशों के बीच एक समझौता ज्ञापन का अंतिम ड्राफ्ट तैयार हो चुका है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार दावा कर रहे हैं कि ईरान के साथ समझौता बस होने ही वाला है। अब उन्होंने अपने जन्मदिन पर डील साइन होने की उम्मीद जताई है, लेकिन क्या ईरान सच में तैयार है? क्या ये डील वैश्विक तनाव को कम करके शांति की नई राह खोलेगी या फिर ये सिर्फ एक और कूटनीतिक प्रयोग ही साबित होगा? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ट्रूथ सोशल पर किए गए पोस्ट के बाद दुनिया की नजरें अमेरिका और ईरान के बीच होने वाली महा डील पर टिकी है। लेकिन ये इतना आसान भी नहीं होने वाला है, क्योंकि पहले भी कई बार ईरान और अमेरिका के बीच शांति समझौते को लेकर बैठकें हो चुकी हैं। कभी अमेरिका की शर्त ईरान को मंजूर नहीं होती है, तो कभी ईरान बीच बीच में अपनी नई शर्तों को रख देता है। ईरान अमेरिका जंग के बीच मार्च में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने पहली बार दावा किया था कि ईरान के साथ बातचीत बेहद पॉजिटिव तरीके से आगे बढ़ रही है। तब ट्रंप ने कहा था कि लगभग सभी बड़े मुद्दों पर सहमति बन चुकी है। इसके बाद अप्रैल, मई और फिर अब इस महीने जून तक ट्रंप बार बार यही बात दोहराते रहे कि समझौता बेहद करीब है। अप्रैल में सीज फायर तो हो गया, लेकिन कोई ठोस समझौता नहीं हो सका। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने कहा कि सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामनेई समझौते के पक्ष में हैं, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने कुछ ऐसी शर्तें फिर दोहराई कि जिससे पूरा समीकरण बदल गया। ईरान चाहता है कि इजराइल लेबनान से पीछे हटे। ईरान ये भी चाहता है कि हॉर्मुज स्ट्रेट में नियंत्रण उसकी शर्तों के मुताबिक चले, जहाजों के पासेज के लिए थोड़ी फीस वसूले। इसके अलावा क्षेत्रीय सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी तेहरान की अपनी मांगे हैं। यानी ट्रंप जिस समझौते को लगभग तय मान रहे हैं, उसके रास्ते में अभी भी कई बड़े सवाल हैं। फिलहाल पूरी दुनिया की नजर इस बात पर टिकी है कि क्या ट्रंप अपने 80वें जन्मदिन पर वो तस्वीर हासिल कर पाएंगे जिसका वो महीनों से इंतजार कर रहे हैं। ईरान अमेरिका के बीच कागज पर डील भले तैयार दिखाई दे रही हो, लेकिन जमीन पर अभी भी कई गांठें खुलनी बाकी हैं। लेकिन ये तय है कि अगर ईरान और अमेरिका में समझौता हुआ तो पूरी दुनिया चैन की सांस जरूर लेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने सत्ता में अपने 12 साल पूरे कर लिए हैं। इन 12 वर्षों में मोदी सरकार के तमाम फैसलों से देश विकसित भारत की ओर बढ़ चला है। पिछले 12 सालों में राष्ट्र प्रथम की भावना से मोदी सरकार ने तमाम जन कल्याणकारी कदम उठाए हैं। मोदी सरकार के 12 सालों के कामकाज पर डीडी न्यूज़ एक सीरीज चला रहा है, जिसमें हम दिखा रहे हैं कि कैसे इन वर्षों में सरकार के बड़े फैसलों से तमाम क्षेत्रों में बदलाव आया है। तो आइए देखते हैं हमारी खास सीरीज विकसित भारत की ओर बढ़ते कदम। बारह साल और सुरक्षा के मोर्चे पर एक नई नीति, नया आत्मविश्वास और नया भारत। सर्जिकल स्ट्राइक से लेकर बालाकोट एयर स्ट्राइक तक, अनुच्छेद 370 हटाने से लेकर नक्सलवाद पर निर्णायक चोट तक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने सुरक्षा के सवाल पर अपनी रणनीति और सोच दोनों बदली हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा नीति में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। अब भारत रणनीतिक संयम के पुराने ढर्रे को छोड़कर आक्रामक रक्षा की राह पर चल पड़ा है।
2016 के सर्जिकल स्ट्राइक और 2019 के बालाकोट एयर स्ट्राइक इस नए युग के प्रतीक हैं। इन कार्रवाइयों ने दुश्मन के परमाणु ब्लैकमेल को बेअसर करते हुए यह साफ कर दिया कि भारत अब आतंकवाद को कतई बर्दाश्त नहीं करेगा और सीमा पार जाकर भी प्रहार करेगा। भारत अब दुश्मन के घर में घुसकर माकूल जवाब भी देता है। 2025 के ऑपरेशन सिंदूर के जरिए आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति से दुनिया ने भारत का नया रूप देखा। इस नीतिगत बदलाव ने वैश्विक स्तर पर भी आतंकवाद के खिलाफ भारत के आत्मरक्षा के अधिकार को एक मजबूत संप्रभु देश के रूप में स्थापित किया है। ऑप सिंदूर वॉज अ ग्रेट सक्सेस। इसने दुनिया में हमारी जो पोजीशन है, हमारी रिस्पेक्ट है, बढ़ा दी है, क्योंकि 88 आवर्स के अंदर हमने सिर्फ इतना सक्सेसफुल ऑपरेशन किया जिसमें 20% पाकिस्तान एयरफोर्स को हमने तबाह कर दिया। ऑप सिंदूर चालू है और अगर कुछ भी एडवेंचर करने की कोशिश करेंगे, मिशन एडवेंचर करने की कोशिश करेंगे पाकिस्तान वाले, तो सबक जो सिखाया जाएगा उसके बाद विल बी फिनोमेनल। सिर्फ सीमा पार ही नहीं, देश के भीतर भी सुरक्षा के मोर्चे पर बड़ा बदलाव आया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृढ़ एवं निर्णायक नेतृत्व में नक्सल मुक्त भारत का सपना साकार हुआ है और अब विकसित भारत के विजन को प्राप्त करने की राह में एक और रुकावट दूर हो गई है। नक्सलवाद के प्रति अपनाई गई इस कठोर और स्पष्ट नीति की वजह से ही 2014 में जहां नक्सल प्रभावित जिलों की संख्या 126 थी, वहीं अब सिर्फ 2 जिले ही बचे हैं। मोदी सरकार की अचूक कार्रवाई में जहां दर्जनों नक्सली कमांडर ढेर हुए, तो वहीं हजारों नक्सली हथियार छोड़कर मुख्य धारा में भी लौटे। ये सभी नक्सली देश की विकास गाथा का हिस्सा बने। 5 अगस्त 2019 वो तारीख जब जम्मू कश्मीर के इतिहास में एक नया अध्याय लिखा गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने एक ऐतिहासिक और निर्णायक कदम उठाते हुए जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 और 35A को हटाया। अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर और लद्दाख पूरी तरह देश की मुख्य धारा से जुड़े। 205 पुराने कानून समाप्त हुए और 130 कानूनों में संशोधन कर नई व्यवस्था लागू की गई। जम्मू कश्मीर में अब तेजी से विकास परियोजनाएं आगे बढ़ रही हैं। जो कभी असंभव लगता था, आज वही नया जम्मू कश्मीर बनकर सामने आ रहा है। कश्मीर अब देश के हर हिस्से से जुड़ गया है। चिनाब नदी पर बना दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज आधुनिक भारत की इंजीनियरिंग क्षमता का प्रतीक बन चुका है। वहीं पर्यटन के क्षेत्र में भी नए कीर्तिमान बने और घाटी में देश दुनिया से आने वाले पर्यटकों की संख्या लगातार बढ़ी। आर्टिकल 370 के ऑब्लिगेशन की बात करें, मेरे ख्याल से इट वाज अ गोल्डन पीरियड फॉर अस। उसमें मैं खास तौर से ये कह सकता हूं कि जो हमें सपोर्ट प्राइम मिनिस्टर के थ्रू हुआ है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने किया है, जो यहाँ हमें ओवरवेलमिंग टूरिज्म का एक रुझान यहाँ आ गया है, दैट वाज गोल्डन पीरियड फॉर अस। कश्मीर का जो टूरिज्म हाइट जो गेन की 2022, 23 और 24 में, That has been best ever season for Kashmir. मोदी सरकार ने सिर्फ सैन्य ताकत पर ही नहीं, सीमा पर बुनियादी ढांचे को मजबूत करने पर भी जोर दिया। 2020 के बाद भारत ने LAC और LOC पर सड़कें, सुरंगें, पुल, हवाई पट्टियां और संचार नेटवर्क तेजी से विकसित किए। सीमावर्ती इलाकों में कनेक्टिविटी बढ़ी। आज जब वो वंदे भारत देखते हैं, आज जब वो रिंग रोड देखते हैं, आज जो फ्लाईओवर्स देख रहे हैं, आज जो वो कंस्ट्रक्शन 6 लेन देखते हैं, आज जो वो श्रीनगर से जम्मू 4 घंटे में सफर करते हैं, ये सब तभी पॉसिबल था जब हमने कश्मीर को अपने देश के साथ इंटीग्रेट किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार कहते रहे हैं, समृद्धि का रास्ता सुरक्षा से होकर गुजरता है। पिछले 12 वर्षों में भारत की सुरक्षा नीति में यही सोच दिखाई देती है। आतंकवाद पर सख्ती, सीमा पर मजबूती, नक्सलवाद पर निर्णायक कार्रवाई और जम्मू कश्मीर में बदलाव की नई कहानी। एक ऐसा भारत जो अब सिर्फ अपनी सीमाओं की रक्षा नहीं करता, बल्कि दुनिया को अपनी ताकत का एहसास भी कराता है। तो भारत हर मोर्चे, हर मैदान पर हमें आगे नजर आता है। और मैदान की बात जब हम कर रहे हैं तो आइए खेल जगत की खबरें आपको बता देते हैं। बात कर लेते हैं वर्ल्ड कप T20 क्रिकेट को लेकर। महिला T20 विश्व कप 2026 के अपने पहले मुकाबले में भारत ने शानदार जीत दर्ज की है। पाकिस्तान को 64 रनों से हराकर टीम इंडिया ने जीत के साथ अपने अभियान का आगाज किया।
रविवार को खेले गए मैच में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 170 रन बनाए थे। स्मृति मंधाना ने 44 गेंदों में सर्वाधिक 68 रनों की पारी खेली। हरमनप्रीत कौर ने 36 और ऋचा घोष ने अंत में तूफानी बल्लेबाजी करते हुए मात्र 17 गेंदों में 34 रन बनाए और स्कोर को 170 तक पहुंचाया। जवाब में पाकिस्तान की टीम 17 ओवर में सिर्फ 106 रन ही बना सकी और ऑल आउट हो गई। दीप्ति शर्मा ने 5 विकेट झटके और वह महिला T20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज बनी। और आइए अब खबरें देख लेते हैं फुटबॉल विश्व कप से जुड़ी हुई भी। फीफा विश्व कप के टिकटों को लेकर मारामारी का दौर देखने को मिल रहा है। या तो टिकट मिल नहीं रहा और अगर मिल रहा है तो वो भी काफ़ी महंगा। ऐसे में न्यूयॉर्क शहर का द मार्क होटल आपके लिए एक बड़ा ऑफर लेकर आया है। क्या है उनका ये ऑफर और किस तरह से ये आपकी फुटबॉल की दीवानगी को चरम तक पहुंचा सकता है, इसके लिए देखिए खास रिपोर्ट। फुटबॉल विश्व कप 2026 में जहां एक ओर 48 टीमों के बीच रोमांचक जंग का चेहरा सामने है, वहीं दूसरी ओर विश्व कप के माध्यम से अपनी आय को बढ़ाने का बेहतरीन तरीका भी लगातार सामने आ रहा है। ऐसा ही किस्सा न्यूयॉर्क शहर का द मार्क होटल का है। द मार्क होटल अपने मेहमानों को द मार्क वर्ल्ड कप एक्स्ट्रावेगेंजा के साथ फीफा विश्व कप 2026 का शानदार अनुभव कराने के लिए आमंत्रित कर रहा है। 4 रातों के इस पैकेज की कीमत $1 मिलियन की है। ये पैकेज 19 जुलाई को होने वाले अंतिम मैच के आसपास निर्धारित किया गया है और इसमें कई तरह की सेवाएं शामिल हैं, जिसमें मालिश, कंसीएज सेवा, साथ ही निजी कर्मचारियों के लिए 2 अतिरिक्त अतिथि कमरे और स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के पास से गुजरते हुए हडसन नदी पर एक निजी नौका विहार भी शामिल है। इस होटल में 106 अतिथि कक्ष हैं और 47 स्वीट हैं, जिनमें उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा होटल पेंट हाउस स्वीट भी शामिल है। इसका इंटीरियर जैक्स ग्रेन्स द्वारा डिजाइन किया गया है और इसमें मैटिया बोनेटी, गाइडे रूजमॉन्ट और कॉल लेगरफेल्ड जैसे प्रतिष्ठित कलाकारों और डिजाइनरों का योगदान है। मार्क होटल न्यूयॉर्क शहर का एकमात्र होटल है और संयुक्त राज्य अमेरिका के केवल 2 होटलों में से एक है, जिसे द वर्ल्ड्स 50 बेस्ट होटल्स 2025 में शामिल किया गया है। मेहमानों के लिए 24 घंटे का फिटनेस सेंटर, फ्रेडरिक फेकाई सैलून और विशेष रूप से डिजाइन की गई मार्क साइकिलिंग उपलब्ध हैं। होटल के अनुसार वर्ल्ड कप 2026 एक्स्ट्रावेगेंजा पैकेज के तहत स्टेडियम तक पहुंचने के लिए सबसे बेहतरीन सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी, जिसमें न्यूयॉर्क से न्यू जर्सी तक हेलीकॉप्टर की सवारी भी शामिल है। होटल भले ही इतनी सारी सुविधाएं दे रहा हो, लेकिन फुटबॉल फैंस इन बातों पर एक मत नहीं है। जाहिर तौर पर अगर मेरे पास मौका होगा और मुझे आर्थिक तौर पर लगेगा तो मैं जरूर इस बारे में सोचूंगा। देखिए, फाइनल गेम होगा, हर 4 साल में मौका सिर्फ एक बार ही आता है। अगर ये पैकेज 4 दिन 4 रात और 6 टिकट का है, साथ ही विश्व कप फाइनल है, तो फिर ये बड़ी बात है। आराम से विचार किया जाए, ये समझा जाए कि अगर आप न्यूयॉर्क शहर में हैं, विश्व कप का फाइनल मुकाबला है, बड़ा टूर्नामेंट है, एक ऐशो आराम के साथ आप होटल में बैठे हैं, तो ऐसा जीवन में सिर्फ एक ही बार हो सकता है। तो अगर आपकी जेब न्यूयॉर्क जाकर $1 मिलियन खर्च करने का दम रखती है, तो न्यूयॉर्क शहर का द मार्क होटल आपके इंतजार में है, यानी कि फुटबॉल विश्व कप के फाइनल का मजा एक लग्जरी लाइफस्टाइल के साथ। स्पोर्ट्स डेस्क, DD न्यूज। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए DD न्यूज के साथ। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।